नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो कल हमने अशोक के 14 शिलालेख पढ़ लिए थे और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें। तो कल मैंने आपको अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में बता दिया था कि अशोक के 14 शिलालेखों की विषय वस्तु क्या क्या थी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अलावा कि उसके वृद्ध शिलालेख मतलब लघु शिलालेख, वृद्ध स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, इनके बारे में, और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना धौली कोमा जोगढ़, बहुत शानदार क्वेश्चन है। धौली और जोगढ़, तो आपको पता है धौली और जोगढ़ ये दो अशोक के लघु अभिलेख थे, लघु स्तंभ लेख थे, धौली और जोगढ़। तो आपको पता है धौली पूरी उड़ीसा में है। धौली जो लघु स्तंभ लेख है वो पूरी कहाँ है? उड़ीसा में। और आपको पता है इसकी खोज 1837 में किटो ने 1837 में किटो ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद में आपको पूछे जोगढ़, तो जोगढ़ है आपको पता है उड़ीसा में गंजाम जिले में है, गंजाम जिले में उड़ीसा में। और इसकी खोज 1850 में इलियट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो आपको पता है धौली और जोगढ़ दो ऐसे लघु स्तंभ अभिलेख है जिसमें 11, 12 और 13, बहुत शानदार क्वेश्चन है। धौली और जोगढ़ दो ऐसे लघु स्तंभ लेख है जिसमें 11, 12 और 13 स्तंभ प्रशस्त्र मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। 11, 12, 13 पर स्तंभ पर दो पृथक, धौली और जोगढ़ दो ऐसे लघु स्तंभ अभिलेख है जिसमें 11, 12 और 13 स्तंभ अशोक के दो पृथक कलिंग लेख मिले हैं। दो प्रथम, तो हम कहेंगे 11, 12, 13 स्तंभ प्रशस्त्र पर जो धौली और जोगढ़ है वहाँ पर अशोक के दो पृथक कलिंग लेख मिले हैं। ये लेख हमें क्या जानकारी देते हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। तो आपको पता है अशोक का प्रथम पृथक कलिंग लेख, ध्यान से सुनना, कल मैंने इस पर चर्चा की भी थी। तो अशोक का प्रथम कलिंग लेख क्या कहता है? अशोक का प्रथम पृथक कलिंग लेख कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी प्रजा मेरी क्या है? संतान है। इहलौकिक और पारलौकिक के लिए मैं इनकी क्या करता हूँ? कामना करता हूँ। अशोक का प्रथम कलिंग लेख कहता है कि सभी प्रजा मेरी क्या है? संतान है। इहलौकिक और पारलौकिक की मैं देश की कामना करता हूँ। सभी प्रजा की मैं शुभकामनाएं प्रजा की कामना करता हूँ। ये अशोक का कौन सा? प्रथम पृथक कलिंग लेख कहता है। उसके बाद में अशोक ने तिष्य नक्षत्र के 8वें वर्ष तिष्य नक्षत्र के 9वें वर्ष अशोक ने तिष्य नक्षत्र के 9वें वर्ष इन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप 5 वर्ष के लिए अधिकारियों को नियुक्त करो ताकि धम्म के बारे में प्रचार किया जा सके। सिर्फ तक्षशिला और उज्जैन के लिए 3 वर्ष के लिए होता था, बाकी 5 वर्ष के लिए उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था। वो कौन सा था? अशोक का प्रथम पृथक कलिंग लेख। अशोक का यहाँ पर एक और आता है, अशोक का दूसरा पृथक कलिंग लेख, ये भी यही बात कहता है कलिंग लेख। तो ईश्वर पर ध्यान देना है। अशोक का दूसरा पृथक कलिंग लेख भी कहता है कि सभी प्रजा मेरी क्या है? संतान है। यही बात कह रहे हैं, सभी प्रजा मेरी क्या है? संतान है। इस अशोक के दूसरे पृथक शिलालेख में यह भी कहा गया था कि लोग
को लोगों को किसी तरह की मतलब बंधन नहीं किया जाए, किसी कारणवश लोगों को यातना नहीं दी जाए, और इसके लिए उन्होंने अशोक ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा धम्म का क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो अशोक का दूसरा पृथक कलिंग लेख था। उसके बाद में देखो ध्यान में आता है, ये तो दो अशोक के प्रथम कलिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है अशोक का प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख या दूसरा अशोक का प्रथम कलिंग। उसके बाद में क्वेश्चन आता है अशोक के लघु शिलालेख। तो यहाँ से आपको हालांकि ज़्यादातर प्रश्न पूछा नहीं जाता, थोड़ा ध्यान में रखना है। अशोक के लघु शिलालेख मतलब शिलालेख मैंने आपको बताया था, अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में मैंने बताया था उसके विषय वस्तु। तो अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में जो क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है। अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जैसे अशोक का लघु शिलालेख पहला यदि मैं बात करूं तो आपको पता है अशोक का पहला रूपनाथ बहुत शानदार क्वेश्चन है, रूपनाथ। और रूपनाथ आपको पता है जबलपुर में है, जबलपुर MP मध्य प्रदेश। तो रूपनाथ जबलपुर MP में, इसमें बौद्ध संघ के प्रति या बौद्ध संघ के भेदों के बारे में से बताया गया था, भिक्षु यात्राओं के बारे में बताया गया था। तो रूपनाथ जबलपुर MP। दूसरा यदि बात करूं मैं गुर्जरा, तो आपको पता है गुर्जरा है दतिया MP में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो रूपनाथ जबलपुर MP, गुर्जरा दतिया MP। और यदि मैं बात करूं और भी तो आपको पता है पन गुडरिया, यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके, पन गुडरिया आपको पता है MP में है, या हम कह सकते हैं बुधनी MP मध्य प्रदेश, इसके बारे में आता है। इससे पनगुडरिया लघु शिलालेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया था। क्या कहा गया था, महाराज कुमार। ये तो पनगुडरिया MP। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपको पता है मास की, तो आपको पता है मास की वैसे आंध्र प्रदेश में कर्नूल में मास्की, या कर्नाटक में रायचूर नाम सुना होगा, मास्की रायचूर कर्नाटक। उसके बाद में यदि पांचवें की बात करूं मास्की, तो मास्की कहाँ है, रायचूर कर्नाटक। इसी मास्की लघु शिलालेख में अशोक को एक जगह बुद्ध साक्य भी कहा गया था। और मास्की लघु शिलालेख को एक प्रश्न और आता है, मास्की लघु शिलालेख को सबसे पहले विडल महोदय ने 1915 में इसको पढ़ लिया था। मास्की लघु शिलालेख की खोज की थी 1915 में विडल महोदय ने। और इसी मास्की लघु शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत क्या मिलता है, नाम मिलता है। उसके बाद में मास्क की बात करो तो मास्क की रायचूर, और आपको पता है रायचूर के मैदान को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, मास्की। उसके बाद में उदयगोलम, तो ये बल्लारी कर्नाटक में है, उदयगोलम बल्लारी कर्नाटक। मास्की, उदयगोलम, निटूर, ये भी बल्लारी जिले में है, कर्नाटक में, बल्लारी कर्नाटक। तो ध्यान देना थोड़ा क्वेश्चन, मास्की रायचूर कर्नाटक, उदयगोलम बल्लारी कर्नाटक, निटूर बल्लारी कर्नाटक। एक और आता है मास्की गुर्जरा, निटूर, उदयगोलम। इन अभिलेखों में अशोक का नाम व्यक्तिगत क्या मिलता है, नाम मिलता है। उसके बाद में और भी आते हैं, जैसे मैं बात करूं ये अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में बता रहा हूं आपको। उसके बाद में यदि आ जाएं ब्रह्मगिरी, बहुत शानदार क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी ये चित्तलदुर्ग में है, चित्तलदुर्ग जो लोहे के लिए जाना जाता है कर्नाटक में, चित्तलदुर्ग कर्नाटक। उसके बाद में देखो चित्तलदुर्ग कर्नाटक, उसके बाद में आता है चित्तलदुर्ग हो गया कर्नाटक, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक। और जंटिंग रामेश्वरम चित्तलदुर्ग कर्नाटक। और ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक, ये शिलालेख कहाँ हैं, कर्नाटक में हैं। इन शिलालेखों में ध्यान देना, ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग, जटिंग रामेश्वरम कर्नाटक। इन लघु शिलालेखों में अशोक के धम्म के बारे में क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। अशोक के धम्म के बारे में क्या की गई थी, चर्चा। अब देखो ये तो है अशोक के लघु शिलालेख, तो अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में ये कहा गया था। उसके बाद में देखो अशोक के
मतलब वृद्ध शिलालेखों को मतलब इसमें कहा जाता है कि अशोक के 14 जो शिलालेख थे उनको छोड़कर बाकी जो वृद्ध शिलालेख थे उनको मुख्य श्रेणी में शामिल नहीं किया, जो मैंने अभी बताए इनको मुख्य श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। और मैं यदि बात करूं तो लघु शिलालेखों को, लघु शिलालेख, तो देखो लघु शिलालेखों को मेनते 2 श्रेणियों में बांटा गया था। यदि मैं इसमें लिखूं विशेषतः तो हम कहेंगे लघु शिलालेखों को विशेषतः 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था। एक लघु शिलालेख फर्स्ट, लघु शिलालेख कौन सा? फर्स्ट, और एक लघु शिलालेख सेकंड। तो ध्यान देना, तो लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेखों को मुख्य शिलालेखों में, वृद्ध शिलालेखों में शामिल नहीं किया गया था। और लघु शिलालेखों को विशेषतः सामान्य थे, विशेष तथ्य, इसमें लघु शिलालेखों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, लघु शिलालेख फर्स्ट, लघु शिलालेख सेकंड। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना, लघु शिलालेख जो फर्स्ट था, लघु शिलालेख फर्स्ट में यदि मैं यहाँ से ऊपर लिख दूं, लघु शिलालेख फर्स्ट में अशोक के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लघु शिलालेख फर्स्ट में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लघु शिलालेख विशेषतः 2 श्रेणियों में बांटा गया था। लघु शिलालेख फर्स्ट, अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख 2, ये भी अच्छा है, लघु शिलालेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई थी। अशोक के धम्म पर प्रकाश डाला गया था। धम्म पर क्या डाला गया था? प्रकाश डाला गया था। तो ये अशोक के। अब देखो एक और है, अशोक के तृतीय लघु शिला, अशोक का तीसरा भाग भी बंट गया था। जैसे मैं बात करूं, आपको पता है विराट का जो शिलालेख था, विराट लघु शिलालेख, या मैं ऐसे कह दूं भाब्रू लघु शिलालेख, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, भाब्रू शिलालेख, इसके बारे में आपको चर्चा भी कर देता हूं। भाब्रू लघु शिलालेख, इसके बारे में व्याख्या भी कर देता हूं मैं आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाब्रू लघु शिलालेख, तो मैं आपको बताया अशोक के व्यक्तिगत जीवन, मतलब लघु शिलालेखों को 2 श्रेणियों में बांटा गया मोटे तौर पर, एक लघु शिलालेख फर्स्ट, एक लघु शिलालेख सेकंड। तो फर्स्ट लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और लघु शिलालेख सेकंड में अशोक के धम्म के पर प्रकाश डाला गया था। भाब्रू जो लघु शिलालेख था, ये लघु शिलालेख 3 श्रेणी में रखा गया था। लघु शिलालेख कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में इसको बांटा गया, 3 लघु शिलालेख भाग 3 में बांटा गया। अब देखो इसमें एक से क्वेश्चन आता है, भाब्रू लघु शिलालेख में इसकी थोड़ी व्याख्या कर दूं। भाब्रू लघु शिलालेख, सबसे पहले इसमें बात आ जाएगी, भाब्रू लघु शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने, 1837 में कैप्टन जेम्स प्रिसेप ने 1837 में कैप्टन जेम्स प्रिसेप ने इसको खोजा, और कनिंघम ने इसी शिलालेख को, आपको पता है कि कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया था। उसके बाद में रखने भाब्रू लघु शिलालेख हमें बौद्ध धर्म के, भाब्रू शिलालेख लघु शिलालेख हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। आपको पता है इस भाब्रू लघु शिलालेख की खोज बिज्ज की पहाड़ी पर इसको खोजा गया था 1837 में। 1837 में कैप्टन बर्ट और जेम्स, इसको 1837 में बिज्ज की पहाड़ी पर इसको खोजा गया था। और भाब्रू लघु शिलालेख, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में लिखा गया था। और इसी भाब्रू, आपको पता है भाब्रू लघु शिलालेख को आपको पता है भाब्रू लघु शिलालेख को अशोक को बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करता है। अशोक को बौद्ध धर्म की आस्था प्रकट करने का प्रबल उदाहरण है, प्रकट करने का प्रबल
उदाहरण है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भाई महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो स्पष्ट दिया, बौद्ध धर्म का प्रबल जो उदाहरण मिला, बाकी सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, या बौद्ध धर्म को जो मेन विशेष आस्था प्रकट करता है वो कौन सा, भाब्रू लघु शिलालेख। तो अशोक को बौद्ध धर्म की आस्था प्रकट करने का प्रबल उदाहरण माना जाता है, कौन सा, भाब्रू लघु शिलालेख। और कनिगम ने इसको कोलकाता संग्रहालय में क्या कर दिया था, रख दिया था। उसके बाद में ध्यान में रखना, बिज्जक की पहाड़ी पर भाब्रू लघु शिलालेख, बिज्जक की पहाड़ी पर, बिज्जक की पहाड़ी पर बौद्ध धर्म का गोल मंदिर के क्या मिले, प्रमाण मिले, बौद्ध गोल मंदिर का निर्माण मिले। बिज्जक की पहाड़ी पर बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म के मंदिर या स्तूपों के प्रमाण मिले। और 634 ईस्वी में यहाँ पर आपको पता है हेनसांग आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री आया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 634 ईस्वी में हेनसांग एक चीनी यात्री के रूप में आया था। कौन सी सभ्यता में, विराट सभ्यता में या भाब्रू लघु शिलालेख। 634 में हेनसांग एक चीनी यात्री के रूप में आया था। और ये हीनयान, ये जो भाब्रू शिलालेख हीनयान संप्रदाय के बारे में क्या डाला, प्रकाश डाला। और कहा जाता है कि ये प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता था। और इसी भाब्रू शिलालेख के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में 7 पुस्तकों या 7 ग्रंथ लिखे गए थे इसी भाब्रू शिलालेख में। उसके बाद में कहा जा सकता है कि ये भाब्रू लघु शिलालेख, आगे लिखना है, ये भाब्रू लघु शिलालेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। क्या है, सबसे, ये लघु शिलालेख, ये लघु शिलालेख सबसे लंबा है, सबसे लंबा अभिलेख लघु शिलालेख है, लंबा लघु शिलालेख। तो ये लघु शिलालेख सबसे लंबा लघु शिलालेख है। तो ये कौन से शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख के बारे में हुई। उसके बाद में देखो आपके भाब्रू लघु शिलालेख हुआ। उसके बाद में एक ध्यान में रखना कि ये अशोक के व्यक्ति, मतलब मैंने बताया आपको भाब्रू लघु शिलालेख के बारे में। उसके बाद में क्वेश्चन आता है वृद्ध स्तंभ लेख, वृद्ध स्तंभ लेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक लघु स्तंभ लेख होते हैं, एक वृद्ध स्तंभ लेख होते हैं। तो आपको पता है वृद्ध स्तंभ लेख जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के जो शिलालेख थे उन शिलालेखों की परिशिष्ट थी या परिशिष्ट थे, तो हम कहेंगे वृद्ध स्तंभ लेख। अब आपसे ध्यान में रखना है कि अशोक के जितने भी मतलब छह स्थल तो ऐसे हैं जो अलग अलग स्थानों से मिले, लेकिन अशोक के 7 वृद्ध स्तंभ ऐसे लेख हैं जहां पर एक ही लघु स्तंभ लेख पर एक जगह उत्कीर्ण मिले। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि वृद्ध स्तंभ लेखों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है वृद्ध स्तंभ लेख। तो मैंने अभी बता दिया कि वृद्ध स्तंभ लेख और इसके बाद मतलब लघु स्तंभ लेख। तो वृद्ध स्तंभ लेखों में उसमें चर्चा गई थी। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपको, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो एक सबसे पहला है कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। हालांकि मैंने इसके पीछे चर्चा कर ली, मैं वापस इसको थोड़ा क्योंकि वृद्ध स्तंभ बता दूं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये सबसे पहले यूपी में था, मेरठ यूपी में था, ध्यान देना। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 6 तो वृद्ध स्तंभ ऐसे हैं जहां एक अलग अलग स्थानों से, भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं, और 7 वृद्ध स्तंभ ऐसे हैं जहां पर एक ही जगह स्तंभ मिले, और वह मैं आगे व्याख्या कर दूंगा। दिल्ली टोपरा स्तंभ पर एक जगह 7 मिले। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख मेरठ यूपी में। अब देखो ध्यान रखना, इस स्तंभ को फिरोज तुगलक ने दिल्ली में, फिरोज कोटला दिल्ली में, ये स्तंभ लेख पहले यूपी में था। उसके बाद में इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह कोटला मैदान के पास शिकारी महल में स्थापित कर दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। शिकारी महल में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। तो वृद्ध स्तंभ लेख में सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख यूपी में था, पहले मेरठ यूपी। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे
उखड़ा और फिरोसा कोटला मैदान के पास एक शिकारी महल है, वहाँ पर इसे क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। इसी स्तंभ अभिलेख को आपको सबसे पहले याद होगा, दिल्ली मेरठ स्तंभ को सबसे पहले टिफे थेलर ने खोजा था और इसी स्तंभ उसके बाद में कि इसे कोटला के मैदान के पास शिकारी महल में इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एक ध्यान में रखना है, ये स्तंभ इसे दिल्ली की छोटी लाट कहते हैं, दिल्ली की छोटी लाट कहते हैं, इसे दिल्ली की छोटी क्या कहते हैं, लाट। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसकी जानकारी बहुत शानदार क्वेश्चन, इसकी जानकारी दिल्ली की लाट छोटी लाट कहते हैं, इसकी जानकारी तारिक ए फिरोज शाही, इसकी जानकारी हमें तारिक ए फिरोज शाही से मिलती है, तारिक ए फिरोज शाही से मिलती है, जिसके रचयिता शम्से सिराज अफीम है, जिसके रचयिता शम्से सिराज अफीम है। तो ये दिल्ली का मेरठ स्तंभ आपका हुआ। उसके बाद में देखो, ध्यान देना, उसके बाद में है वर्ध स्तंभ लेख में पहला हुआ दिल्ली मेरठ। उसके बाद में देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना। दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख ये पहले अंबाला हरियाणा राज्य में, कहाँ था, हरियाणा राज्य में। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ये अंबाला हरियाणा राज्य में था। उसके बाद में लिखे कि ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख एक ऐसा स्तंभ लेख था जिस पर 7 स्तंभ एक जगह उत्कीर्ण किए गए थे। दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख ये अंबाला हरियाणा राज्य में था। उसके बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान के पास सुल्तान महल में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। सुल्तान महल में इसे क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अंबाला हरियाणा राज्य में था। तो हम कहेंगे दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख जिस पर 7 अन्य तो 6 अलग अलग स्थानों से मिले, एक ही जगह 7 स्तंभ इसी पर उत्कीर्ण किए गए थे। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये पहले हरियाणा राज्य में था। सुल्तान महल में फिरोज शाह कोटला मैदान में फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसी दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, पढ़ा था। उसके बाद में एक प्रश्न आता है, इसमें दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख के बारे में एक प्रश्न और आता है कि इस दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख को अशोक की बड़ी लाट कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी लाट। अशोक की इसे क्या कहते हैं, बड़ी लाट। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, इसी स्तंभ अभिलेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फर्रुखसियर के समय में फर्रुखसियर, तो ध्यान देना, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फर्रुखसियर के समय में विस्फोट होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। विस्फोट होने के कारण क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। और 1867 में इसको पुनः स्थापित किया गया था। तो ध्यान देना, दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख पहले अंबाला हरियाणा राज्य में था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला मैदान के पास सुल्तान महल में इसे स्थापित किया। इसे अशोक की बड़ी लाट कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख था जिस पर 7 स्तंभ उत्कीर्ण किए गए थे एक जगह। और फर्रुखसियर के समय में इसका विस्फोट होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया और 1867 में इसे पुणे क्या किया गया, स्थापित किया गया था।
इसी की जानकारी हमें सीरत फिरोज शाही में मिलती है। फिरोज शाही में इसकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके बाद में इसी स्तंभ दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले क्या किया था, पढ़ा था, पठवाचन किया था, उद्वाचन किया था। और भी इसमें लिख सकते हैं दिल्ली टोपरा, बहुत ऊपर लिख सकता हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिख दूं, दिल्ली टोपरा। शानदार क्वेश्चन है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर 1164 में, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में 1164 में विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी कुछ पंक्तियां अंकित करवाई थी, या उत्कीर्ण करवाई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में 1164 में विग्रहराज चतुर्थ ने कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई थी, जो पंक्तियां महानतम और विजयों की परिचायक थी। विजयों की क्या थी, परिचायक थी। तो हम कह सकते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ 1164 में विग्रहराज चतुर्थ ने कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई, महानतम विजयों के लिए ये परिचायक थी। और लिखना है 13वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक संस्कृत और फारसी में आज भी कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण है। फारसी में आज भी पंक्तियां उत्कीर्ण है, या संस्कृत और फारसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो ये था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। उसके बाद में देखो आए बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिल्ली टोपरा स्तंभ हुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो मैंने इसकी आपको व्याख्या बता दी। उसके बाद में आता है प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख। तो आपको पता है ये कौशाम्बी, इसको प्राचीन समय में कौशाम्बी स्तंभ लेख कहा जाता था, कौशाम्बी स्तंभ लेख, ध्यान देना। तो हम कहेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, प्राचीन समय में ये कौशाम्बी में स्तंभ लेख था। इस प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में ये स्थापित था। इसके बाद में हम लिखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं इसको। ये पहले उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में स्थापित था। इसके बाद में अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। इलाहाबाद में क्या करवा दिया, स्थापित करवा दिया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में था पहले। इसके बाद अकबर ने इलाहाबाद में इसको क्या करवा दिया, स्थापित करवा दिया। इसी शिलालेख, इसी स्तंभ लेख पर परवर्ती शासकों के उत्कीर्ण मिलते हैं। परवर्ती शासकों के उत्कीर्ण नाम मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, समुद्रगुप्त के बारे में और मुगल शासक जहांगीर। मुगल शासक कौन, जहांगीर। तो हम कह सकेंगे कि प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, इसके बाद अकबर ने इलाहाबाद में इसको स्थापित करवा दिया। और स्तंभ लेख पर परवर्ती शासक के उत्कीर्ण नाम मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त का नाम मिलता है। मुगल शासक जहांगीर के, मुगल शासकों के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तो रोमिला थापर ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है,
रोमिला थापर ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, रोमिला थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनर्रंकन कहा था। बहुत शानदार क्वेश्चन, रोमिला थापर ने इसे इन्वर्टेड कॉमा में ऐतिहासिक, रोमिला थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनर्रंकन कहा था। किसको? कौशाम्बी स्तंभ लेख को या प्रयाग स्तंभ को। तो रोमिला थापर ने ऐतिहासिक पुनर्रंकन कहा था। और आपको पता है कौशाम्बी अभिलेख, इसको इलाहाबाद इलम जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, तो आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति रचयिता हरिसेन थे और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार की क्या बढ़ाते थे? शोभा। तो ये अब आपका कौन सा? आपका कौशाम्बी। उसके बाद में देखिए लोरिया, लोरिया नंदनगढ़, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोरिया नंदनगढ़, तो आपको पता है लोरिया नंदनगढ़ चंपारण, चंपारण बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। तो ये भी ध्यान में रखना है, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ में, इस स्तंभ, इस स्तंभ लेख पर मयूर की आकृति, मयूर की आकृति अंकित है। मयूर की आकृति क्या है? अंकित है। और ये स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख आज भी सुरक्षित है। ये स्तंभ लेख आज भी क्या है? सुरक्षित है। एक और बढ़िया बात, इसी लोरिया नंदन के स्तंभ, इसी लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर, इसी लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर औरंगजेब के बारे में अंकित है। औरंगजेब के बारे में क्या है? अंकित। ये कौन सा हुआ? लोरिया नंदनगढ़। ध्यान देना। अब है लोरिया अरराज, लोरिया अरराज। तो लोरिया अरराज, ये भी ध्यान में देना, लोरिया अरराज। तो लोरिया अरराज भी चंपारण में है, बिहार में है। इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। लोरिया अरराज चंपारण बिहार। उसके बाद में और आता है एक, देखो रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ लेख, ये 2011 में आरटेट में आया हुआ है। तो ध्यान देना, लोरिया अरराज चंपारण बिहार, इसमें कोई ज्यादा इतिहास। रामपुरवा स्तंभ लेख, इस स्तंभ में दो स्तंभ है। इस स्तंभ में दो स्तंभ अंकित है। रामपुरवा स्तंभ लेख जो बिहार में है, चंपारण में, ध्यान रखना, चंपारण बिहार। ठीक है, चंपारण बिहार। रामपुरवा स्तंभ लेख जो चंपारण बिहार में है, इस स्तंभ में दो स्तंभ प्रशस्तर अंकित है। एक लेख युक्त, एक तो क्या है? लेख युक्त है। एक तो लेख युक्त है, एक लेख विहीन है। लेख विहीन है। एक तो है लेख युक्त है, एक लेख विहीन है। तो एक ध्यान में रखना, लोरिया अरराज, मुझे बता दिया, रामपुरवा स्तंभ लेख 2011 आरटेट में आया हुआ है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ में दो स्तंभ प्रशस्तर अंकित है, एक लेख युक्त है, एक लेख विहीन है। तो लेख युक्त है, उस पर तो सी की आकृति अंकित है। क्या है? सी है की आकृति क्या है? अंकित है। सी की आकृति अंकित है। और लेख विहीन है, वहां पर वर्षभ की आकृति क्या है? अंकित है। वर्षभ की आकृति क्या है? अंकित है। एक और ध्यान में रखना है, एरागुडी, ये तो वह क्या है? आपके पता है, अशोक के मतलब लघु स्तंभ लेख। एक एरागुडी वृहद शिलालेख, इसमें भी ध्यान में रखना है। एरागुडी जो वृहद स्तंभ लेख है, वो आपको पता है कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसकी खोज 1929 में आपको पता है अणु घोष ने की थी। एरागुडी वृहद स्तंभ लेख में एक
एरागुडी वरद स्तंभ लेख है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कन्नौज जिले में। और करगिक नामक व्यक्ति का नाम मिलता है। करगिक नामक अधिकारी का जिक्र आता है जिसका अर्थ होता है लेखा अधिकारी। तो ये आपके लघु स्तंभ और वरद स्तंभ ये मैंने आपको करा दिए हैं। कल मैं आपको अशोक ने बौद्ध धर्म प्रसार के लिए किन किन को व्यक्तियों को बाहर भेजा और त्रिभुज सभा के बारे में, क्योंकि जो विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो व्यक्तियों को बाहर भेजा उनकी जानकारी हमें दीपवंश और महावंश और बुद्ध घोष की रचना समाज पासिका से मिलती है। और कल अशोक का मूल्यांकन और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य मैं आपको शुरू प्रशासन समझा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।